हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आपने पूरा विलेयन चैप्टर को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। अब लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, वैद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। बच्चों देखना, ये वैद्युत रसायन होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। बात को समझ पा रहे ना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। मतलब कुल मिला के आपको कहना है कि हम लोग इसका देखेंगे कि इसको हम लोग जानेंगे कैसे, ये वैद्युत रसायन होता क्या है ना। वैद्युत रसायन में अध्ययन किसका करते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है वैद्युत रसायन। बच्चों यहाँ शब्द लगा है रसायन और ये दिया है वैद्युत रसायन। तो आपके पास में यहाँ अगर इसकी डिफिनीशन बनानी होगी तो देखिए, रसायन विज्ञान की शाखा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे रसायन को हम क्या कहेंगे, हम वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऐसे रसायन को हम वैद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि वैद्युत रसायन होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ जान लिया है। अगर आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा अथवा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक, तो चलिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अच्छा देखना बच्चों, ये बोला है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। बट कौन सी, तो वो क्या होता है, इन्वर्टर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है ना। जैसे आप मान लो लाइट है और उसको चार्ज करते हैं, तो मतलब विद्युत धारा क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, बैटरी में जा रही है। तो मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। बात को समझ पा रहे हैं ना। और जैसे ही विद्युत धारा क्या होती है कि कट जाती है, आपकी लाइट बिजली चली जाती है, तो क्या होता है, इन्वर्टर अब आपको क्या कर रहा है, फैन वगैरह चला के दे रहा है। तो मतलब अब ये जो रासायनिक ऊर्जा आपने संचित किया था, अब ये क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित हो रहा है। बात को समझ पा रहे हैं नहीं? तो हम क्या कहेंगे, तो इसको बच्चों वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सेल। क्या होता है? सेल। तो देखना बच्चों, जो आपका सेल होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। बात को समझ पा रहे ना? विभिन्न प्रकार का मतलब 2 या 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपके पास में क्या आता है, वो डेनियल सेल। क्या? डेनियल या डेनियल, इसी को बोलते हैं ना, डेनियल, है ना? डेनियल लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेनियल सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, इसे डेनियल सेल। तो डेनियल सेल होता है। दूसरा क्या होता है आपके पास में, गैल्वेनिक अथवा वोल्टी सेल। क्या होता है? वोल्टी सेल। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं कि क्या होता है आपके पास में डेनियल सेल। क्या होता है? बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखना बच्चों, डेनियल सेल देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि ये डेनियल सेल होता क्या है ना? देखना बच्चों, डेनियल सेल के बारे में आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। कक्षा 11 में क्या होता था कि इस प्रकार से कुछ ऐसा होता था, ऐसे टाइप का। यहाँ एक पात्र होता था, दूसरा पात्र यहाँ होता था, कुछ इस टाइप का होता था। आप क्या करते थे, यहाँ ऐसे छड़ डालते थे, यहाँ ऐसे, यहाँ ये कंडीशन होती थी, ऐसे होती थी, यहाँ दूसरी छड़ डालते थे, है ना? याद है ना आपको? यहाँ कक्षा 11 में आप लोग इसको पढ़े होंगे बड़े आराम से। और यहाँ क्या करते हैं, ये ऐसे विद्युत धारा जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये वाला ये ऐसे, है ना? तो इसको आप लोगों ने क्या बोला था, ये जिंक धातु का है, इसलिए इसे क्या बोलते थे हम लोग, एनोड। क्या नाम दिया? एनोड, है ना? और ये क्या था आपके पास में, कॉपर धातु की छड़ थी, इसलिए क्या नाम दिया, कैथोड। क्या नाम दिया था आपने, कैथोड, है ना? इसको बोला था आपने माइनस, इसको बोला था आपने प्लस। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिएगा बच्चों, यहाँ से फिर कंडीशन क्या होती है, इसमें एक विलयन डाला था आपने, विलयन डाला था। कैसा विलयन था बच्चों? अगर जिंक धातु की छड़ है तो जेडेयन SO4 की भी क्या होगी, ये आपके पास में विलयन होगा। अगर यहाँ कॉपर धातु की छड़ है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन होगा। बात को समझ पा रहे ना? एक बच्चों बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ लवण सेतु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लवण सेतु लगा देते हैं। जो क्या लवण सेतु का काम क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में विभवांतर का मान बराबर रखे, है ना? इसमें ये आपके पास में सेल है, लवण सेतु है। क्या है? लवण सेतु किसी का भी हो सकता है, KCl का हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ हमने लवण सेतु जो लगाया वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये किसका है, KCl का। ये क्या बच्चों, लवण सेतु है। बात को समझ पा रहे ना? क्या है? लवण सेतु है। इस चीज को समझ पा रहे ना बच्चों? तो ये था आपके पास में क्या है कि यहाँ से ये आपके पास में डेनियल सेल है। कौन सा? डेनियल सेल। इस चीज को समझ पा रहे ना? डेनियल सेल ये है आपके पास में। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना को, ये तो डेनियल सेल आपको दिख रहा है, तो इसके हम लोग संरचना के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप लोग ये ग्राफ को अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने किया क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, जगह है तो क्या कहेंगे, डेनियल सेल क्या होता है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चों, डेनियल सेल की संरचना। क्या हेडिंग बनाएंगे? इसकी संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग ये ग्राफ और ये डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मिटा देना बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में हेडिंग बनाएंगे डेनियल सेल की संरचना। क्या बनाएंगे? डेनियल सेल की संरचना। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ देखना, हेडिंग बनाएंगे डेनियल सेल की संरचना। संरचना, डेनियल सेल की क्या है बच्चों? संरचना। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम कांच के दो पात्र लेते हैं। क्या किया था बच्चों? पात्र लिया था ना, कांच के दो पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं, है ना, जिसमें दो धातु जिंक तथा कॉपर की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। क्या करते हैं? डुबाते हैं। डुबा दिए ना बच्चों, उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। उसी धातु का विलयन कौन होगा बच्चों? तो जैसे जिंक है तो ZnSO4, और फिर क्या होगा, अगर कॉपर है तो CuSO4। उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं, है ना। कॉपर धातु की, ऐसे पहले जिंक धातु की छड़ को एनोड तथा कॉपर धातु की छड़ को कैथोड नाम दिया। दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु लगाया, जिससे हमें एक सेल प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या बोले? डेनियल सेल बोले। क्या? डेनियल सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना?
तो क्या बोला गया कि डेनियल सेल की संरचना क्या? सर्वप्रथम हम कांच के दो पात्र लेते हैं जिसमें दो धातु जिंक तथा कॉपर के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। अगर आपके पास में जिंक धातु है तो आपके पास में जिंक सल्फेट और कॉपर धातु है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। जिंक धातु की क्षण को एनोड तथा कॉपर धातु की क्षण को कैथोड, कॉपर धातु की क्षण को कैथोड नाम दिया। दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु लगाया जिससे हमें एक सेल प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? ये डेनियल सेल की संरचना है। अब थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट में एक चीज लिखते हैं, क्या? इसको मिटा देते हैं फिर नोट पॉइंट में लिखते हैं बच्चों कि डेनियल सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है ना। अब देखना बच्चों, डेनियल सेल में आपके पास में क्या कि कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखना बच्चों, नोट पॉइंट या हैशटैग में करके लिखेंगे क्या कि डेनियल सेल में ऑक्सीकरण एवं अपचयन है ना, या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या डेनियल सेल में ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया साथ साथ होती है। बच्चों बात आती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीकरण? आपको जानना जरूरी है। आप लोग ये सारी की सारी डिफिनेशन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्या होती है ना। तो बच्चों बताया गया होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे बच्चों? क्या है ऐसे रासायनिक? अभी आप लोग कक्षा 10 वगैरह में पढ़े होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये वाली बच्चों आपके पास में कक्षा 10 में डिफिनीशन थी। यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रॉन के द्वारा पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो क्या बोला? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है बच्चों अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो हेडिंग बनाएं क्या? अपचयन है ना, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों लिखेंगे क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, डेनियल सेल में होने वाले रासायनिक समीकरण या होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे ना? चलिए तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं रासायनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे ना? चलिएगा देखते हैं कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। आइए यहां से देखना, आपने क्या माना है, यहां देखिए, ये आपके पास में क्या था, जिंक था। क्या था? जिंक था। यहां से अगर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, Zn डबल प्लस। बनेगा या नहीं? ठीक है, बनेगा। और उसका फिर क्या करेंगे, Cu यहाँ से प्लस का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ Zn डबल प्लस है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ये क्या बनेगा, Cu। बात को समझ पा रहे ना? अगर दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu डबल प्लस, एरो मार्क Zn डबल प्लस और प्लस Cu। तो देखना बच्चों, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या हो रहा है? त्याग। और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। बात तो समझ पा रहे नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बात को समझ पा रहे ना? तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी बात को समझ पाया नहीं? क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या कि आपके पास में क्या होता है, वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना? देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल, है ना? देखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल। क्या? वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल। तो क्या लिखेंगे कि जब कॉपर तथा जिंक धातु की क्षणों की सांद्रता, क्या लिखेंगे, जब कॉपर तथा जिंक धातु की या सभी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई होती है और डेनियल सेल के विभव का मान
1.1 वोल्ट हो जाता है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वोल्टी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टी सेल कहते हैं। वोल्टी सेल अथवा गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब सभी सांद्रताओं पे क्या होता है, सभी स्पीशीज की मान क्या होता है, सभी स्पीशीज की सांद्रता का मान 1 इकाई होता है और डेनियल सेल का विभव का मान क्या होता है, 1.1 वोल्ट हो जाता है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? अब चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसकी अगली हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना? सेल विभव, किसके बारे में? सेल विभव। बच्चों देखना, विभव, सेल विभव क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों देखना, सेल विभव, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल विभव क्या है, तो कहेंगे बच्चों कि वैद्युत अपघट्य। क्या लिखेंगे? जो आपके पास में वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। बात को समझ पा रहे हैं ना? वैद्युत अपघट्य क्या होता है? कहेंगे क्या ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह धनायन अथवा ऋणायन में टूट जाता है या अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सेल विभव, तो बोलेंगे वैद्युत अपघट्य तथा है ना, तथा वैद्युत अपघट्य तथा क्या बोलेंगे कि आपके पास में इलेक्ट्रोडों के मध्य में क्या, इलेक्ट्रोडों के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सेल विभव कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। कब कहेंगे? कि जब वैद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। बच्चों देखना, एक आपके पास में होता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो लिखेंगे दो इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये बच्चों आपके पास में सेल विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लिया है आप लोगों ने। अब चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है आपके पास में वैद्युत वाहक बल। बात को समझ पा रहे ना? वैद्युत वाहक बल क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है वैद्युत वाहक बल और
मानक इलेक्ट्रोड विभव। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं आगे हम लोग क्या है। देखिए बच्चों यहाँ से ये आपके पास में हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। चलिए देखिएगा, क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखना बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ से, जब क्या बोलेंगे यहाँ से आपके पास में कि मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे सेल विभव, सेल विभव, है ना, सेल विभव। बात तो सब मानक इलेक्ट्रोड भी लिखना है, कह रहा है सेल विभव में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले सभी स्पीशीज का मान, सभी स्पीशीज की सांद्रता का मान 1 इकाई होता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सेल विभव में प्रयुक्त होने वाले सभी स्पीशीज की सांद्रता का मान 1 इकाई होता है तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ नीचे से लिखेंगे बच्चों हैशटैग करके लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 सेल से है ना प्रदर्शित करते हैं। क्या है बच्चों आपके पास में बोल रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए बच्चों यहाँ से तो आपके पास में एक छोटा सा यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर। चलिए बच्चों इसको आप लोग लिख लेंगे तब फिर हम मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे नेक्स्ट नंबर हेडिंग और इसके थोड़े से कुछ फार्मूले के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा बच्चों देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। अब देखना यहाँ से आपके पास में सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कह रहा है E0 सेल से। अगर यहाँ देखा जाए तो E0 सेल बराबर यहाँ क्या है, E0 सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा क्या, E0 दायां माइनस E0 बायां, है ना।
अच्छा, कहने का सेंस क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर क्या, सेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा ई, यहाँ नॉट राइट और माइनस ई नॉट लेफ्ट। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब हम लोग नॉट्स समीकरण को सॉल्व करते हैं या उसको ज्ञात करते हैं तो यहाँ प्रयोग जरूर होता है, ये सूत्र जरूर प्रयोग होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं आपके पास में विद्युत वाहक बल के बारे में। किसके बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत वाहक बल। बच्चों क्या होता है विद्युत वाहक बल, है ना, क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सेल विभव, क्या लिखेंगे, सेल विभव, है ना, या इलेक्ट्रोडों में क्या, एनोड अथवा कैथोड, क्या, एनोड और कैथोड, है ना। सेल विभव या इलेक्ट्रोड, तो क्या लिखेंगे, एनोड और कैथोड। तो बोलेंगे विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल विभव या इलेक्ट्रोड के अंतर को हम क्या कहते हैं, आपके पास में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसके अंतर को, है ना, तो देखना बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। तो यानी कहने का सेंस क्या है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ई दायां माइनस ई बायां। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये आपके पास में क्या है, विद्युत वाहक बल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ये भी बच्चों आपके पास में जो फार्मूला है, ये भी नॉट्स समीकरण को जब हम लोग निकालेंगे तब इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर देखते हैं आपके पास में आगे क्या है ना। देखिएगा आपके पास में क्या है कि यहाँ से हम लोग जब बात कर रहे हैं आपके पास में क्या कि सेल विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। अब देखना बच्चों, एक टॉपिक आती है एनोड, क्या है एनोड, है ना। क्या टॉपिक है, एनोड। बात को समझ पा रहे ना। एनोड क्या लिखेंगे, तो बोलते हैं बच्चों एनोड आपके पास में कहेंगे जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं। क्या होगा, जिस पर ऑक्सीकरण की घटना घटेगी उसे हम एनोड कहेंगे। और दूसरा आता है कैथोड। क्या आता है, कैथोड। बात को समझ पा रहे ना। तो क्या बोलेंगे कि जिस पर, क्या लिखेंगे, जिस पर अपचयन की घटना घटती है या अभिक्रिया होती है, घटती है, उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड
कैथोड कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? क्या होगा, जिस पर अपचयन की घटना घटती है उसे हम एनोड कहते हैं, सर जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया घटती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन की घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नर्स समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नर्स समीकरण देख, इसको क्या करते हैं हम लोग, मिटाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे नर्स समीकरण, है ना। हेडिंग का नाम क्या है, नर्स समीकरण। हम लोग सॉल्व करेंगे अब नर्स समीकरण। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, नर्स को ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे, ये थोड़ा सा रहता है ना, यही होता है ना नर्स समीकरण। यहाँ से ये ऐसे रहता है, यहाँ सा नहीं रहता है शायद ना बच्चों, देख लेना, हाँ यहाँ से ये सा नहीं होता है, ये नर्स समीकरण। देखना बच्चों, नर्स समीकरण क्या होता है, तो क्या सेल के मध्य में सॉरी बच्चों, नर्स समीकरण क्या होता है, लिखेंगे कि सेल के मध्य में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए नर्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम यहाँ चुका लिखेंगे, जिसे हम नर्स का समीकरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, नर्स का समीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि नर्स समीकरण होता क्या है ना। इसको हम लोग देखते किस प्रकार से हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आपके पास में क्या है, यहाँ से देखिएगा, कोई भी यहाँ से कंडीशन रखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा क्या है, मान लेते हैं कोई M है ना, M प्रोडक्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ M डबल प्लस है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E है ना, सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E0 हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा, M डबल प्लस अपान M, है ना, माइनस RT अपान क्या हो जाएगा, NF, और यहाँ हो जाएगा M अपान M डबल प्लस। ये बात को समझ पा रहे हो। जब क्या करें यहाँ से हम लोग, जब आपके पास में M की सांद्रता एक इकाई कर दें या होती है ना, कर दें, तो यहाँ से आपको पास में एक समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, E सेल, समझते जाना बच्चों, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ से सर्दी का माहौल चलने लग रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, E0 है ना, M डबल प्लस अपान क्या हो जाएगा, M, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, RT अपान क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M डबल प्लस, कोष्ठक में ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। ये तो इसके लिए बात थी। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या, मानक समीकरण ये मिला है नर्स का कौन सा समीकरण मिला है, मानक समीकरण मिला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ना।
तो मिटा दे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिखते चलेंगे, थोड़ा जगह कम रहेगी तो यहाँ से हम लोग ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पास में। तो देखना आपके पास सेल में जो है वो क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना। 2 अर्ध सेल को एक सेल बोला जाता है, 2 इलेक्ट्रोड। तो मतलब पहले क्या होता है कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। बच्चों देखना कैथोड के लिए आप लिखेंगे तो आपके पास में कौन होता है, कॉपर होता है। तो ECu++Cu बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास में E है ना नॉट Cu++ अपान क्या Cu माइनस क्या हो जाएगा RT अपान। बच्चों देखो अगर यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो N था वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ आपके पास में 2 हो जाएगा 2F। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ से देखना यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बता रहा है 2, तो यहाँ हमने क्या N बराबर कितना लिख दिया 2। और यहाँ क्या हो जाए, अच्छा वहाँ बच्चों एक मिसिंग था, वहाँ से यहाँ देखना समीकरण जो बनाए थे आपने ऐसे बनाया था ना, यहाँ से देखना यहाँ मिसिंग क्या था ln लगेगा। बच्चों आपको हम समझाएंगे ln और log में अंतर क्या होता है। ln क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ गलत क्या है ना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा एक बच्चों सूत्र लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी हमको। यहाँ देखिएगा ऐसे था आपके पास में, ऐसे था ना, यहाँ देखना क्या था, यहाँ था E सेल बराबर क्या था E0M++/M, यहाँ RT अपान क्या हो जाता था, यहाँ आपके पास में N है ना F हो जाता था। और यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग क्या Ln क्या हो जाएगा 1/M++। ये बच्चों भूल गए थे हम ना लिखना। अब देखना कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये तो था नहीं कैथोड के लिए, ये हो जाएगा कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। अब बच्चों कैथोड के लिए क्या होता है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कैथोड कौन होता है, कॉपर होता है। तो ECu का लिखना है तो E सेल बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा बराबर E हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Cu++/Cu हो जाएगा माइनस RT अपान, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F, यहाँ Ln, यहाँ क्या हो जाएगा 1/Cu++ हो जाएगा। समीकरण 1 बना लेते हैं हम लोग, है ना। अब किसके लिए चर्चा कर लेते हैं, एनोड के लिए, किसके लिए, एनोड के लिए। बच्चों एनोड के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या कि आपके पास में जिंक होता है तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा, यहाँ से जिंक क्या होता है तो आपके पास में देखिए बच्चों एकदम सरल चल रहे हम लोग ना। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में जिंक के पास में क्या Zn++ अपान क्या हो जाए Zn, बात को समझ माइनस, फिर यही सेम कंडीशन RT अपान क्या 2F, यहाँ कितना हो जाएगा Ln क्या हो जाएगा 1/Zn++, है ना। ये कंडीशन आपके पास में आ गई। अब चलिएगा बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए समीकरण आपके पास में ये 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो क्या कंडीशन आएगी, या यही मान हम लोग उठा करके रख देते हैं, आपने जो पाया था अभी क्या पाया था उससे हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं सेल विभव के लिए क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हैं। आप जानते थे ई सेल बराबर जिंक की वैल्यू थी और उसके बाद क्या थी, किसकी वैल्यू थी आपके पास में कॉपर की वैल्यू थी ना। तो चलिए ये सेल दोनों बराबर है तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको बच्चों इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कंडीशन है इसको मिटाने पे। समीकरण 1 भी आपको याद है और समीकरण 2 भी आपको याद है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख ही लिए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना। तो यहाँ से क्या होता है आप जानते हैं दायां और बायां आया कैथोड और एनोड। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा क्या ई है ना नॉट Zn++ अपान यहाँ लिख लें बाई फर्स्ट एंड
सेकेंड, है ना। तो यहाँ ई सेल बराबर ई नॉट ZN और माइनस कितना RT अपान 2F, ये कितना हो जाएगा ln 1 अपान क्या ZN डबल प्लस। एक कंडीशन हुई, यहाँ एंड की जगह क्या कर देना, घटा रहे हो दो में से किसको, एक को, किसको, एक को, है ना। फिर यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ ई नॉट CU डबल प्लस अपान CU माइनस RT अपान 2F, फिर क्या हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा CU डबल प्लस हो जाएगा। ये बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए माइनस का हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा करा देते हैं। तो आपके पास में बचे क्या, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट, है ना, ZN डबल प्लस अपान ZN, है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस RT अपान क्या हो जाएगा 2F, फिर क्या हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा ZN डबल प्लस हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर क्या आपके पास में जब माइनस का सिंबल है गुणा कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट CU डबल प्लस अपान CU, है ना, फिर प्लस RT अपान क्या हो जाएगा 2F, यहाँ कितना हो जाएगा ln क्या हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा CU डबल प्लस। इस बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं। चलिए बच्चों लिख लेते हैं, तो क्या लिख लेंगे, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN ना, फिर माइनस ई नॉट CU डबल प्लस अपान CU, फिर क्या यहाँ माइनस RT अपान 2, अच्छा माइनस ना लिख करके प्लस वाला पहले लिखो, प्लस कितना हो जाएगा RT अपान 2F, है ना, फिर कितना हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान CU डबल प्लस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस RT अपान 2F, यहाँ क्या हो जाएगा ln हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 अपान कितना जिंक है आपके पास में डबल प्लस, कंसंट्रेशन में, है ना। अब देखना बच्चों, यहाँ से RT अपान 2F दिख रहा है, यहाँ से RT अपान 2F दिख रहा है, कॉमन ले ले। चलिएगा बच्चों ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ ये देखना, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ याद है ना ई नॉट बोले थे ना काम करेगा, सेल विभव याद है ना आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो आपने लिखा था ई नॉट सेल बराबर क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, लिखना। चलिए अच्छा पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN माइनस ई नॉट CU डबल प्लस अपान CU, चर्चा कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से RT कॉमन हो गया, RT अपान 2F कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा कितना बच्चों ln बचा 1 अपान क्या CU डबल प्लस बचा माइनस 1 अपान सॉरी ln ही है ना, ln कितना बचेगा 1 अपान कितना, ये आपके पास में ZN डबल प्लस बचेगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, लिखना हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या क्या जानते हो बच्चों, तो ये जानते हो एकदम सरल तरीके से, ई नॉट सेल बराबर क्या जानते हो, ई नॉट सेल बराबर तुम इतना जानते हो क्या, बराबर ई नॉट दाया माइनस ई नॉट बायां। अच्छा बच्चों, दायां बायां के स्थान पे हम लोग जिंक और क्या ये कॉपर लिख सकते हैं, और यहाँ एक चीज़ और जानते हो, log या ln ही कर देना, ln m माइनस ln n बराबर ln m बटा n, ये फार्मूला होता है। चलिए बच्चों, इसके स्थान पे हम ई रखते हैं और इतने के स्थान पे हम क्या रखते हैं, ई वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्या मिटाते हैं इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास में ये लास्ट वाला हम छोड़ के रखते हैं, ऊपर वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा हो रहा है, क्या देखते हैं,
बच्चों देखना एकदम आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं नॉट्स समीकरण को सॉल्व करना, यानी कैसे निकाला जाता है। तो देखना बच्चों यहाँ से हो जाएगा ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा बराबर ई नॉट, है ना, क्या हो जाएगा सेल, ई नॉट सेल रख रहे हो ना, इसके स्थान पूरे दोनों के स्थान पे ई सा रख रहे हो ना, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आर टी अपान। अच्छा देखो बच्चों यहाँ से आपने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी चलेगा, तो यहाँ माइनस बना माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में एक वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा माइनस आर टी अपान 2f, यहाँ हो जाएगा ln, है ना। अब जो प्लस में है वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ कितना जिंक 1 अपान Zn प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 अपान Cu प्लस, ऐसे टाइप का हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ सब कुछ सही था, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला Cu वाला ऊपर जाएगा ना, 1 अपान Cu प्लस, और यहाँ 1 अपान Zn प्लस, ऐसे हो जाएगा। अब देखना अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का बाहर, बाहर सबसे ऊपर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान, है ना, यहाँ क्या हो जाए, ये वाला माइनस में था ना, आर टी अपान 2f, और यहाँ क्या हो जाए ln, यहाँ हो जाएगा Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, वो भी काहे में, कंसंट्रेशन में। अब देखना बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं एकदम सिंपल, ln इज इक्वल टू 2.303, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में log 10, ये देखना ई है ना, इतना रखेंगे इसके स्थान पे, तो वहाँ कितना हो जाएगा ई सेल बराबर, है ना, कितना हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस कितना हो जाएगा 2.303 आर टी अपान 2f, कितना हो जाएगा log Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों 2 की वैल्यू आपके पास में है, r की वैल्यू है, और यहाँ से हम रखेंगे t की वैल्यू, यहाँ से रखेंगे हम f की वैल्यू, तब हमको क्या मिलेगा। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, इसको बच्चों हम लोग मिटा देते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये कंडीशन यहाँ से हो जाती है, ये वाला मिटा देते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ से एक नॉट समीकरण ये भी है बच्चों, कौन सा, एक नॉट समीकरण छोटा सा, ये देखना यहाँ से ये है। उसके बाद बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में जब हम लोग वहाँ मान रख देंगे पूरा टोटल, तब क्या हो जाएगा उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखना बच्चों यहाँ से ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ देखना लिखना हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं क्या बच्चों देखना r बराबर 0.083 और यहाँ से t बराबर 298 केल्विन, है ना, और यहाँ से f बराबर 96,500 कूलम ना, और यहाँ रखते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इसी पे रख देते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा देखना, यहाँ से ई सेल बराबर हमारे पास में ई नॉट सेल ना माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना अब वहाँ रख रहे हो ना आर के अपन, ये वाला तो रखे थे एल एन की जगह अब रख रहे हैं, कितना हो जाएगा वहाँ से 2.303, आर की वैल्यू कितना 0.083 गुणे 298 अपूरे का बट्टा, है ना, यहाँ 96,500 और गुणा में कितना 2, और यहाँ क्या हो जाएगा लाग आपके पास में Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। ये था। अब बच्चों इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखना आपके पास में बचा क्या क्या है, तो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास में बच्चों एकदम सिंपल सा आता है, क्या आता है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल बराबर आपके पास में आ जाएगा ई
क्या ई नॉट सेल क्या जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा क्या, यहाँ से हो जाएगा 2, है ना। f की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ln की जगह पे log हो जाएगा, यहाँ Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। ये भी आपके पास में क्या है, नॉट्स समीकरण है। वैल्यू अलग अलग मिली हैं, बात को समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, नॉट्स समीकरण को सॉल्व कर लिया है। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हेडिंग पे चर्चा करते हैं।